सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष का बहुत प्यारा सा नमस्कार। आज 2019 का पहला दिन है और इस चर्चा में हम आपको आज मिला रहे हैं सवाई माधोपुर के जाने माने लेखक, विद्वान और कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी के साथ, जो कि युवाओं के लिए बहुत विशेष चर्चा और बहुत प्रेरणादायी चर्चा ये आपके लिए रहेगी। खासतौर से युवा आप इस चर्चा को सुने और फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक मित्रों में इस चर्चा को फैलाएं। आप आज एक ऐसी शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं जिन्होंने करीबन 13 किताबें लिखी हैं, जो कॉलेज स्टैंडर्ड पे युवाओं के लिए सिलेबस में शामिल भी रही है और है अभी भी। और आप बड़े एक लेखक भी हैं और बहुत सारी चीज़ों में, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ों के लिए आप युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायी एक व्यक्तित्व है सवाई माधोपुर से। तो आप सीधा मिलते हैं श्री मधु मुकुल जी से। शुक्रिया सर, आपको नए वर्ष का ढेर सारा बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए। और सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा आपका परिचय आप ही के द्वारा सर, प्लीज़। मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर। जहाँ तक नववर्ष की आपने बात की, जी सर। तो सबसे पहले तो आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। और परिचय की जो आपने बात की, थोड़ा परिचय तो आपने दे ही दिया है। तो शुरू से क्योंकि अध्ययन, अध्यापन और लेखन का शौक रहा है और अपने इसी शौक के कारण ही मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, तो उसी को आगे जारी रखते हुए जो कुछ पुस्तकों का लेखन किया है, तो अधिकतर संदर्भ पुस्तकें हैं जो शोधार्थियों के काम आने वाली हैं। पेन जी। उनमें से कुछ पाठ्य पुस्तकें भी हैं, जी। बाकी अधिकांश संदर्भ पुस्तकें हैं जी। तो ऐसी 13 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। जी। 17 शोधार्थियों ने मेरे निर्देशन में शोध कार्य किया है, जिनमें से 12 शोधार्थियों को उपाधि पीएचडी की विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है और 5 शोधार्थियों का शोध कार्य भी प्रगति पर है। लगभग 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संगोष्ठियों में मेरी भागीदारी रही है, पत्र वाचन भी रहा है। 50 आलेख मेरे प्रकाशित हुए हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। अनेक पत्रिकाओं का मैंने संपादन भी किया है और अनेक लेख और कहानियां भी मेरी प्रकाशित हुई हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी मेरी अनेक वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रांतों से, भारत के विभिन्न प्रांतों से राष्ट्रीय स्तर के 43 जो है सम्मान और पुरस्कार मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो ये संक्षिप्त सी कुछ उपलब्धियां हैं और ये कार्य मेरा आगे भी जारी रहने वाला है। और सभी से मेरा यही संदेश है युवा पीढ़ी के लिए, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए, कि अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग वो करते रहें और अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यर्थ में बर्बाद करने के बजाय, क्योंकि अधिकांशतः होता है युवा दिग्भ्रमित हो जाता है और उसको अनेक तरह के प्रलोभन या कुछ तात्कालिक स्वार्थ उसको दिग्भ्रमित करते हैं। वैसे तात्कालिक स्वार्थ और प्रलोभन में न आके एक दूरगामी दृष्टि रखते हुए, क्योंकि तात्कालिक स्वार्थ और तात्कालिक लाभ हमें उस समय भले ही थोड़ा सा सुख और आनंद की अनुभूति देने वाला हो, लेकिन उसके दूरगामी जो परिणाम और प्रभाव कष्टदायी होते हैं। और तात्कालिक दृष्टि से कोई चीज हमें भले कभी कष्टप्रद प्रतीत हो रही हो, लेकिन वो दूरगामी परिणाम के स्वरूप वो आनंददायक और सुखदायी होती है। तो हम निरंतर अपने उसमें लगे रहें। नववर्ष की जो बात आपने की, तो ये नववर्ष जो 1 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये जो रोमन किंग हुए थे जूलियस सीजर, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उससे पहले ग्रेगोरियन वर्ष चलता था और फिर ये जूलियस सीजर ने, क्योंकि वो एक रोमन किंग डिक्टेटर रहे थे, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए और उन्होंने 1 जनवरी से इस नववर्ष को मनाने का संज्ञान लेते हुए और पूरे एक कैलेंडर वर्ष को 365 दिन का आकलन करके, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे जो घूमती है, जो 24 घंटे और कुछ मिनट में अपना एक चक्र पूरा करती है, और जो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है वो 365 दिन और 6 घंटे कुछ मिनट में वो परिक्रमा पूरी सूर्य की करती है।
तो इस तरह से 365 दिन का एक वर्ष मानते हुए और बाकी के 6 घंटे कुछ मिनट का आकलन करते हुए प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप ईयर जिसमें फरवरी को 29 दिन का किया जाता है और बाकी जो है 365 दिन का वर्ष मानते हुए 1 जनवरी से इसकी शुरुआत इस तरह से इसका। और ये सबसे पहले ईसा पूर्व 45वें वर्ष में 45 BC में ये 1 जनवरी को नववर्ष मनाया गया। ये इसका संक्षिप्त इतिहास है नववर्ष का। बहुत अच्छा सर, शुक्रिया, आपने परिचय के साथ बहुत सारी जानकारियाँ भी समेट के यहाँ पे रखी। जो युवा है हमारा सर, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि वो अधिक भ्रमित है और इस नए वर्ष में आज के दिन उसे क्या अपने लिए और अपने देश के लिए विकास की जो चीज़ है, पगडंडी ट्रैक है, उस पर वो कैसे आए? क्या आपके सुझाव? आप कॉलेज में युवाओं के बीच रहते हो, आप कॉलेज में युवाओं की चीज़ों को देखते हो, उनके कहाँ कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, क्या रुझान उनके हैं, सारी चीज़ें आपकी नोटिस में हैं। उस तरफ से कैसे उनको अपने लाइफ के लिए एक अच्छा ट्रैक सेलेक्ट करके उस पर आज से संकल्पित होकर चलना चाहिए? थोड़ा सजेशन आप और एक प्रेरणा उनके लिए। सभी युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं बड़े जोश के साथ, उल्लास के साथ, लेकिन इस दिन कुछ आगे अपने भविष्य के लिए संकल्प भी लें, क्योंकि जोश और उल्लास का मतलब ये नहीं है कि हम अनावश्यक अवांछित गतिविधियों में लिप्त हो जाएं। तो होता ये है कि अनेक प्रकरणों में युवा पीढ़ी को अनावश्यक रूप से धकेल दिया जाता है और तात्कालिक उन्माद में वो उसके बहकावे में आके और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और एक विनाशकारी, विध्वंसकारी जो है गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसी विनाशकारी और विध्वंसकारी गतिविधियों से अपने आप को दूर रखें और सकारात्मक कार्य करें, क्योंकि आगे राष्ट्र हित से बड़ा कोई भी कार्य नहीं होता है कि सबसे पहले राष्ट्र हित। क्योंकि हम यदि तात्कालिक स्वार्थ देखेंगे और राष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएंगे, क्योंकि जो युवा है वो राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है। किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होता है युवा, और जिस राष्ट्र में युवाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो राष्ट्र उतना ही अधिक प्रगतिशील होगा। लेकिन राष्ट्र की प्रगति निर्भर इस बात पे करती है कि उस राष्ट्र के वो युवा किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह की उनकी गतिविधियां हैं, कैसी उनकी जीवन शैली है, कैसे उनके विचार हैं, आचार हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करती है उस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति। तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो सबसे पहले राष्ट्र हित को ही सर्वोपरि माने और अपने किसी भी कार्य को करने से पहले वो ये सोचे कि हमारे इस कार्य से हमारे राष्ट्र को क्या लाभ होगा, हमारे राष्ट्र का इसमें क्या हित है, और यह हमारा ये कार्य करने से राष्ट्र को किस मात्रा में क्षति और हानि पहुंचने वाली है। तो हम ऐसा कोई भी कार्य करने से अपने आप को बचाएं और अपने आप को रोकें जो राष्ट्र के लिए अहितकारी हो, जो देश के लिए, समाज के लिए अहितकारी हो। क्योंकि हम किसी न किसी परिवार से हम संबंध रखते हैं, किसी न किसी हम समाज से संबंध रखते हैं, हम किसी न किसी शहर से संबंध रखते हैं, किसी प्रांत से भी संबंध रखते हैं। हमारी कोई भी एक गतिविधि हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करती है। हम अकेले नहीं हैं, हम स्वयं हैं, इसका मतलब ये नहीं हम अकेले ही हम मर्जी है जो करें और हम जो भी कर रहे हैं हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऐसा नहीं है। अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति है वो स्वयं अकेला नहीं है, वो व्यक्ति और उसका प्रत्येक कार्य, उसका प्रत्येक विचार उसके परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वो उस परिवार का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जिस समाज में वो रहता है वो उस समाज का भी प्रतिनिधि है। वो व्यक्ति उस शहर का भी प्रतिनिधि है जिस शहर का वो निवासी है। वो व्यक्ति उस प्रांत का भी प्रतिनिधि है जिस प्रांत का वो निवासी है। इसके अलावा वो व्यक्ति उस पूरे राष्ट्र का भी प्रतिनिधि है जिस राष्ट्र का कि वो नागरिक है। तो उसकी कोई भी गतिविधि, उसकी कोई भी गलत गतिविधि उसके परिवार की, उसके शहर की, उसके समाज की, उसके प्रांत की, उसकी राष्ट्र की छवि को धूमिल कर सकती है। इसलिए हम ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिस कृत्य के कारण हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा शहर, हमारा प्रांत और हमारा राष्ट्र हम पर शर्मिंदा हो। हम प्रत्येक कृत्य ऐसा करें जिसके कारण हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा प्रांत, हमारा शहर और हमारा राष्ट्र हम पर गर्व करे, हमारे लिए गौरवान्वित हो और बड़े गर्व के साथ वो कह सकें कि ये हमारे परिवार का बच्चा है, या ये हमारे शहर का बच्चा है, ये हमारे प्रांत का बच्चा है, या ये हमारे राष्ट्र का बच्चा है। तो हम ऐसा ही कार्य करें, यही मेरा संदेश। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आपने अच्छे से युवाओं के लिए मैसेज किया। गुजारिश हमारी, जो ये मोबाइल की संस्कृति आपके देखे देखे आई और इससे हमारा यूथ कितना बहुत अच्छे से इसका उपयोग कर रहा है
और इसका दुरुपयोग किस स्तर पे कर रहा है, इसके लिए आप क्या सजेस्ट युवाओं को करना चाहेंगे? देखिए, आज के युग की ये एक तरह से अनिवार्य आवश्यकता हो गई है मोबाइल, क्योंकि संचार का युग है। पहले यूँ तो जब मोबाइल नहीं था तब भी लोगों का काम चलता था, उससे पहले जो है दूरभाष लैंडलाइन भी नहीं होते थे, तब भी लोगों का काम चलता था। लोगों का काम तो तब भी चलता था जब रेडियो नहीं था, टेलीविजन नहीं था। लोगों का काम तब भी चलता था जब साइकिल भी नहीं थी। तो ये सब चीजें तो हम कहें कि हमारा काम उस समय भी चलता था, तो आज क्यों नहीं चल सकता? बदली हुई परिस्थिति के साथ हमें अनेक अन्य संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ता था। पहले संसाधनों के अभाव में लोग पैदल जाते थे क्योंकि यातायात के साधन नहीं थे, लेकिन यातायात के साधन होने के साथ साथ हमें ये तय करना पड़ेगा कि जब हम किसी स्थान पर पैदल जाएंगे तो हमें इतना अधिक समय लगेगा, उसकी तुलना में हम वाहन से जाएंगे तो हमको कम समय लगेगा। उसके अलावा हम किसी द्रुत वाहन से जाएंगे तो और कम समय लगेगा। तो इसी तरह से मोबाइल की उपयोगिता, अब हम ये तर्क नहीं दे सकते कि मोबाइल के बिना भी तो काम चल सकता है या पहले भी तो चलता था मोबाइल के बिना काम, क्योंकि आज का युग ऐसा है। इस मोबाइल का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि हम एक ही समय में अपने सभी लोगों से संपर्क में रह सकते हैं। हम कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है तो हम अपने परिवारजनों को तुरंत उसकी सूचना दे सकते हैं। हमारे जो भी सगे संबंधी, इष्ट मित्र या जो भी हमारे नजदीकी लोग हैं उनको हम तुरंत सूचना दे सकते हैं। अनेक हमने इस पे समूह बनाए हुए होते हैं मोबाइल पे, चाहे वो फैमिली ग्रुप है, चाहे फ्रेंड्स का ग्रुप है, चाहे सोसाइटी का ग्रुप है, या किसी आपके जो है सहयोगी सहकर्मी उनका ग्रुप है। आप एक संदेश उस ग्रुप पे छोड़ देंगे तो पूरे ग्रुप के सभी सदस्यों को वो संदेश अपने आप प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास इतना समय नहीं हो कि आप एक एक को फोन करके वो सूचना दे सकें। तो इसका लाभ संचार की दृष्टि से इसका बहुत लाभ है। इसके अलावा ज्ञान की दृष्टि से भी इसका बहुत उपयोग है कि आज हम गूगल के माध्यम से, नेट के माध्यम से कोई भी जानकारी अपने आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं बैठे बैठे। अन्यथा क्या है कि पहले आपको उसी जानकारी के लिए लाइब्रेरी में जाना होता था, आपको पत्रिकाएं तलाशनी पड़ती थी और वहां आपको घंटों समय व्यतीत करके तब कोई आपको एक छोटी सी जानकारी प्राप्त होती थी। आज आप बड़ी से बड़ी जानकारी भी यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे संसार में कहाँ क्या घटित हो रहा है वो आप यहाँ बैठे बैठे आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो इसका हम उपयोग करें और इसका सदुपयोग करें। अब यूँ हर चीज के, क्योंकि कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, लेकिन हमें उन नकारात्मक पक्षों से बच के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हुए उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। आप ये नहीं मानते सर कि मोबाइल की वजह से आज युवा बहुत सारी चीजें, हम इस पर गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारा स्टडी का मटेरियल युवाओं के लिए है, लेकिन बहुत बार जो अधिकतर कहीं कहीं देखा जाता है युवा स्टडी की तरफ, किताबों की तरफ से मुड़ा है। अब वो मोबाइल में भी पढ़ने की चीज़ें कई बार, बहुत ऐसा नहीं कह सकते सारा का सारा यूथ जो जगत है वो, बाकी मैक्सिमम मोबाइल पे जो एंटरटेनिंग चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं। और जैसे आज आप एक लेखक हैं, 13 किताबें लिखी है आपने, पूरा कमरा आपका किताबों से भरा हुआ है, तो आप थोड़ा खुद भी एनालिसिस नहीं कर रहे इस बात को कि वास्तव में किताबों से रुझान कम हुआ है और मोबाइल में भी पढ़ने की चीज़ें युवा थोड़ा कम करके अपना समय और दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं ऐसा, और इससे कैसे उनको हटना चाहिए, क्यों हटना चाहिए? जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि प्रत्येक विषय के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन सकारात्मक पहलुओं को अपनाएं, नकारात्मक पहलुओं से बचें। और कहा भी गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोथा दे ही उड़ाए। अब जानकारी का जरिया है मोबाइल, तो उस जानकारी में हमारे सामने अनेक ऐसी जानकारी भी आएंगी जो हमारे लिए अनुपयोगी होंगी या हानिकारी होंगी। तो उन हानिकारक जानकारियों से अपने आप को बचाने का जिम्मा तो स्वयं युवा पीढ़ी पर ही है कि वो स्वयं अपना विवेक ऐसा विकसित करे कि वो स्वयं ये तय कर सके कि क्या चीज उसके लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या उसके लिए लाभप्रद है, क्या हानिकारक है। तो उपयोगी चीजों को और लाभप्रद चीजों को वो ग्रहण करे, स्वीकारे, और जो अनुपयोगी है, हानिकारक है, उनसे वो बचे। क्योंकि जब हम ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे या किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम समाज में भी निकलते हैं तो हमको अनेक प्रकार की अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो हमें उन अप्रिय घटनाओं से बचना है, उन अप्रिय घटनाओं अपने आप को लिप्त नहीं करना है और प्रयास ये करना है कि अप्रिय घटनाएं न घटें। उन अप्रिय घटनाओं को यदि कोई व्यक्ति घटित कर रहा है तो हम उसको यथासंभव रोकने का प्रयास करें, बजाय इसके कि हम स्वयं उसमें लिप्त हो जाएं। तो ये तो हम पर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है। तो ये युवा पीढ़ी स्वयं ये तय करे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसका प्रत्येक कृत्य इस बात का द्योतक है। वो जो भी कृत्य कर रहा है इससे उसके परिवार की छवि धूमिल हो रही है, इससे उसके समाज की छवि धूमिल हो रही है।
इससे उसके जो है राष्ट्र की और उसके नगर की छवि धूमिल हो रही है। ऐसा करते वो ना करे, वो ऐसा करते करे जिससे उसके परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और उसके शहर की छवि उज्जवल हो, जो पूरा प्रांत भी, राष्ट्र भी, शहर भी, परिवार भी, समाज भी उस पर गर्व करे। तो ये युवा को स्वयं तय करना है कि वो क्या बनना चाहता है। वो ऐसा बनना चाहता है कि लोग उसके नाम पर शर्मिंदा हों, या वो ऐसा बनना चाहता है जो लोग उसके नाम पर गर्वित हों उसके नाम से। तो ये तो उसे स्वयं ही तय करना है। और ये चीज ऐसी है जो ऊपर से थोपी नहीं जा सकती, जो आंतरिक रूप से ही आएगी, क्योंकि ऊपर से थोपी हुई चीज कभी भी स्थायी नहीं होती। स्थायी वही होता है जो अंदर से आता है, जो अंदरूनी तौर पे आता है। क्योंकि हम देखते भी कि मान लीजिए, हम साधारण सा एक आपको उदाहरण दो ट्रैफिक रूल्स का, कि अब वो हेलमेट लगाना अनिवार्य है दोपहिया चालकों के लिए, ठीक है, लेकिन वो अनिवार्य इसलिए है कि उससे आपकी जान की सुरक्षा है। तो ये भावना जब व्यक्ति में विकसित हो जाएगी तो हेलमेट अपने आप लगाएगा। और वो ये सोच के हेलमेट लगाएगा कि हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो वो पुलिस वाला चालान कर देगा। तो क्या होगा, वो देखेगा चौराहे पे पुलिस वाला है तो हेलमेट को सिर पे रख लेगा, और चौराहे से आगे जाते हेलमेट वापस से अपने हैंडल पे लटका देगा मोटरसाइकिल के, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेरणा जगी नहीं कि हेलमेट जो है, आप हेलमेट लगाएं या ना लगाएं, इसमें पुलिस वाले का क्या स्वार्थ है। इससे सुरक्षा तो आपकी हो रही है ना। तो ये आपको तय करना है कि आपके लिए लाभदायक क्या है। और मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसा एक बहुत पहले विज्ञापन आता था, हेलमेट के संदर्भ में विज्ञापन आता था टीवी पे, कि जिसमें एक नारियल रखा जाता था और उस नारियल पे एक बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति मोटे से हथौड़े से प्रहार करता था, और उस नारियल के पर खचे उड़ जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद ही उसके ऊपर फिर वो दृश्य दोबारा दोहराया जाता था, और उस नारियल के ऊपर एक हेलमेट रखा जाता था। वही बलिष्ठ व्यक्ति उसी विशाल हथौड़े से उस पर प्रहार करता था, और हथौड़े का प्रहार हेलमेट पर लग जाता था और नारियल सुरक्षित रहता था। नीचे एक कैप्शन लिखा आता था, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो ये युवा को तय करना है कि मर्जी है आपकी, आखिर जीवन है आपका। तो आप स्वयं तय कीजिए आपको अपना जीवन कैसा बनाना है, सार्थक या निरर्थक। तो ये तो स्वयं की मर्जी पे निर्भर है। तो आपकी मर्जी निरर्थक जीवन जीने की है तो निरर्थक जीवन जीते रहिए। कौन आपको रोकने वाला है, कौन आपका कुछ बिगाड़ने वाला है। आप स्वयं ही अपना बिगाड़ रहे हैं, स्वयं ही अपना सुधार रहे हैं। तो ये तो निर्णय स्वयं युवा को लेना है कि उसे अपना जीवन सुधारना है या बिगाड़ना है। और जब तक ये अंदरूनी प्रेरणा नहीं होगी तब तक वो चीज नहीं हो सकती। ऊपर से थोपने से नहीं हो, क्योंकि ऊपर से थोपने से हम ठीक है इस समय आपको उसको पाबंद करेंगे, आपके भय से बैठा रहेगा। जैसे हम किसी बच्चे से हम डांट टपट के कहें कि तुझे सिगरेट नहीं पीनी है, शराब नहीं पीनी है, और इसके लिए हम उसके ऊपर एक मानसिक दबाव बनाएं, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर विद्रोह की भावना होगी। और जैसे वो हमसे ओझल होगा, हम उससे ओझल होंगे, तो तुरंत वो सबसे पहले यही काम करेगा कि ये सिगरेट पी के देखते हैं कैसी होती है, शराब पी के देखते हैं कैसी होती है। तो क्योंकि उसके ऊपर वो मेंटल प्रेशर काम कर रहा था कि मैं इस चीज से कैसे उभरूं, लेकिन वही उसकी अगर अंदरूनी प्रेरणा ऐसी हो जाएगी कि सिगरेट पीना हानिकारक है, जो मदिरा पान करना हानिकारक है, तो इन चीजों से स्वतः ही दूर रहेगा। तो ये चीजें स्वतः प्रेरणा से अधिक सार्थक होती हैं, ऊपरी दबाव से उतनी सार्थक और स्थायी नहीं होती। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा। यहाँ पर एक बीच में जानकारी जो सर हैं मधुमुकुल जी, ये कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और साथ में युवाओं के लिए भी जो बात कही आपने, मैसेज छोड़ा है कि युवाओं की खुद की मर्जी है वो क्या करें, लेकिन यहाँ पर आपसे युवाओं को प्रेरित होना चाहिए कि आप एक कॉलेज में अपना पूरा समय देने के बाद आप बहुत समय अपना लेखन में गुजारते हैं। इसके अलावा आपकी एक बहुत अच्छी अभिरुचि हमने यहाँ देखी जब हम अभी आए, बहुत सारे करीबन 50 या 60 से भी ज़्यादा इनके पास एल्बम होंगे, छोटे बड़े करके और भी ज़्यादा होंगे। तो फोटो संकलन और फोटोज़ का बहुत अच्छे कोलाज बनाने के अलावा और एक आर्ट इनका अपना उसका एक कलेक्शन करने का। तो हमने इनसे एक सवाल किया सर से अभी जब ये लाइव नहीं चल रहा था, और ये बात हम लाइव पूछ लेते हैं इनसे ताकि आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। युवा हमारा बहुत सारा समय यहाँ वहाँ बिता रहा है। आप सर कॉलेज में आपका टाइम दे रहे हैं, उसके अलावा आपका लेखन में टाइम दे रहे हैं, उसके अलावा एक और आपकी जो अभिरुचि है, इतने सारे एल्बम्स को आप मैनेज कर रहे हैं, फोटोग्राफ आप कलेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारा मैनेज आप अपना पूरा का पूरा समय बहुत अच्छे से उपयोग कैसे कर पा रहे हैं, इससे भी युवाओं को कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जैसा अभी नववर्ष के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने दूरी पर एक चक्र पूरा करती है, यानी कि हम जो पूरा दिन 24 घंटे का मानते हैं, तो दिन में हमको 24 घंटे ही मिल रहे हैं, 25वां घंटा हमको नहीं मिल रहा। तो हमको उन 24 घंटे के हिसाब से ही अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या नियमित करनी है और निर्धारित करनी है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने पूरे दिन का टाइम इस हिसाब से बनाएं। अब जैसे
मेरा विद्यार्थी जीवन से जो अभ्यास है और वो आज तक भी जारी है। मैं रात में 11 बजे शयन करता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ। बहुत अच्छा। 24 घंटे में से मैं केवल 4.5 घंटे विश्राम करता हूँ, 19.5 घंटे में सक्रिय रहता हूँ। बहुत अच्छा। क्योंकि क्योंकि आपको 24 घंटे मिलने हैं, 25वां घंटा आपको नहीं मिलना। तो आप पूरे दिन का, पूरे समय का अधिकतम उपयोग तभी कर सकते हैं जब आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलें। और मैं एक दिन पहले ही ये तय करके सोता हूँ कि कल मुझे क्या क्या कार्य करने हैं, और प्राथमिकता के हिसाब से, टाइमिंग्स के हिसाब से। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि वर्किंग आवर्स में होने होते हैं। मान लीजिए कोई बैंक का कार्य है, पोस्ट ऑफिस का कार्य है, तो वो आपके वर्किंग आवर्स में होना है। कोई कार्य ऐसा हो सकता है जिसको आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग का काम आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी मार्केट खुला हुआ वो तो 5 बजे के बाद भी मार्केट खुला मिलेगा आपको। तो ऐसे कामों की आप प्राथमिकता बनाएं और उनको उसी के अनुसार करें, और कोई भी कार्य दूसरे दिन के लिए ना छोड़ें। तो कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करे वो कब। क्योंकि हम यदि कामों को टालते जाएंगे तो वो पेंडेंसी हमारे लिए भार बनेगी। हम आज मान लीजिए हमने 10 कार्य सोचे या हमको 10 कार्य आज करने थे, हम उन 10 में से 5 ही कर पाए आलस्यवश, ये सोच के अरे क्या है कल कर लेंगे। तो क्या होगा कि आज के तो 5 हुए, तो 5 तो आज के बच गए, और कल के मान लो 10 की जगह 15 हुए, तो कल के लिए हमारे लिए 20 काम हो जाएंगे। अब 20 काम हो जाएंगे तो हम पहले तो सोचेंगे जो कल के बकाया थे वो करें, उसके चक्कर में हमारे जो कल हैं वो परसों के लिए बकाया हो जाएंगे। तो वो पेंडेंसी कभी खत्म नहीं होगी, और उसके कारण हमारे ऊपर एक मानसिक दबाव बना रहेगा। हमेशा हमारे ऊपर अगर यार ये काम नहीं कर पाए, ये काम बाकी रह गया, ये काम रह गया, तो उस काम के दबाव में हम इतने अधिक दब जाएंगे कि अन्य कोई और सार्थक, रचनात्मक और किसी तरह का कार्य हम नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हम उस काम को अपने समय से निपटाते रहे तो हमेशा हम तनाव मुक्त रहेंगे। तो तनाव भी व्यक्ति को कार्य से होता है। यदि कार्य का दबाव होगा तो तनाव होगा, और कार्य आप यदि समय पर सारे संपन्न कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। उसी का परिणाम है कि दिन भर के सारे काम में जब निपटा लेता हूँ, सारे काम मैं संपन्न कर लेता हूँ, रात को 11 बजे लेटते ही तुरंत मुझे नींद आती है। मुझे ऐसा नहीं होता कि लेटूं और करवट बदलता रहूं इधर से उधर। लेटते ही जैसे कोई स्विच ऑन कर देता है ना, स्विच ऑन, उसी तरह से मेरा स्विच ऑन हो जाता है नींद का, और 3:30 बजे अपने आप ही स्विच जो है नींद का ऑफ हो जाता है और मेरे जगने का ऑन हो जाता है। बहुत आपकी दिनचर्या का बहुत ही अच्छा कठोर प्रबंध आपने समय का कर रखा है। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि मैं 19.5 घंटे के लगभग में काम करता हूं, तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है आप युवाओं के लिए कि एक प्रोफेसर आप रैंक पर, एक इतने बड़े ओहदे पर आप हैं, आपके नीचे बहुत सारे शोधार्थी काम कर रहे हैं, आप 13 किताबों के लेखक भी हैं, आप साथ में एक सामाजिक क्षेत्र में आपका लगातार कंटिन्यू जुड़ाव भी रहता है। सर, एक अंतिम सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं हम संपन्न करते हैं। आपको हमने कई बार ऐसे कार्यक्रमों में बिल्कुल एग्जैक्टली घड़ी में समय मिला है तो टाइम पे खड़े देखा है, और वहाँ दर्शक नहीं आ पाते या उनकी व्यवस्थाएं कई बार नहीं बनती। ये क्या आपका सिद्धांत है? चूँकि इंडियन में, अभी हमारे इंडिया में एक बड़ी चलन है कि साहब किसी भी कार्य का समय के बाद खुद जो आयोजक है उसको आधे पौन घंटे लेट मानकर चलते हैं, जबकि आपको दिए गए समय पर आप खड़े हो जाते हैं। ये कैसे सुधार हो देश के अंदर, ये जो मानसिकता है लेट लतीफ़ी वाली, और आप कैसे उस पर बनेंगे? हाँ, जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल सही है कि किसी भी कार्यक्रम में जो निर्धारित समय मुझे दिया जाता है तो मैं उस समय से 5 मिनट पहले ही पहुंचने का प्रयास करता हूं, यथासंभव पहुंचता भी हूं। और कई बार तो आयोजक की दुविधा में हो जाते हैं, इसलिए अनेक बार तो खुद आयोजक ही मुझे कह देते हैं कि साहब समय तो 6 बजे का, लेकिन आप 6:30 बजे पधारिए। तो फिर मैं 6:30 के हिसाब से घर से निकलता हूँ, और मेरी वो अभ्यास में ही है। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि आपके जैसे एक रेलवे का सिस्टम होता है ना, कि कोई ट्रेन है तो अपने ट्रैक पे जा रही है, उसका एक टाइम है, लेकिन किसी कारण से अगर उस ट्रैक पे जाने वाली एक ट्रेन लेट हुई है तो उससे पीछे आने वाली सारी लेट होंगी स्वतः ही। तो वही हमारी दिनचर्या का है कि हम यदि हमने कोई एक कार्य देर से प्रारंभ किया है तो हमारे बाद वाले अन्य कार्य अपने आप ही लेट होंगे, और मैं सभी हम विलंब से करते जाएंगे, और उसी का परिणाम ये होगा कि हमारे काम आधे ही हो पाएंगे, आधे काम हमारे पेंडिंग हो जाएंगे। इसलिए ये मेरी एक तरह से आदत कह लीजिए या लत कह लीजिए कि कोई भी समय होता है तो मैं उस समय से पहले ही वहां पहुंचता हूँ, लेट में नहीं होता। मैं स्वयं भले वहां जाके इंतजार कर लूं, लेकिन मैं किसी को इंतजार नहीं करवाता, ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। अब ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वही 24 घंटे मिलने हैं आपको। और जो समय की पाबंदी है ये अपने आप में एक प्राकृतिक व्यवस्था है, और हमें हमको प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप ही चलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के विपरीत जो चलता है वो कष्ट पाता है, प्रकृति के अनुरूप जो चलेगा वही सुख पाएगा।
और समय की पाबंदी, प्रकृति का नियम कैसे है। प्रकृति तो हम जानते हैं कि हम जब गणना की जाती है ज्योतिष शास्त्र में, तो आज से लेके 100 साल आगे तक का वो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय निर्धारित कर देते हैं। सूर्योदय इतने बज के इतने मिनट पे होगा, सूर्यास्त इतने बज के इतने मिनट पे होगा, चंद्रोदय इतने बज के इतने मिनट पे होगा, चंद्रास्त इतने बजे होगा। ये सब निर्धारित है और उतने ही बजे होता है। यानी कि वो प्रकृति भी समय की पंक्चुअल है, वो भी समय की पाबंद है। इसी तरह से ऋतु है, शरद ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी, वर्षा काल आएगा, ये भी अपने समय से आते हैं। इसके अलावा जो है हमारे वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी सभी हर जगत में, अब जैसे पुष्प है, किसी भी पेड़ पे पुष्प जिस समय आना है उसी समय में आएगा। आम पर ग्रीष्म ऋतु में बौर आते हैं और उसमें कैरियां आती हैं, वो सर्दियों में तो नहीं आ सकती। तो उनका अपना एक टाइम टेबल उन्होंने बना रखा है, उस टाइम टेबल के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं। तो वो प्रकृति में ही अपने आप ये व्यवस्था है कि सब कुछ समय अनुसार संपन्न हो। पृथ्वी वो अपनी धुरी पर 24 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड में अपना एक चक्कर करती है पूरा, तो करती है। अब पृथ्वी कभी ये सोच ले यार मुझे क्या जल्दी है, 24 की जगह 26 घंटे घूम लेती हूँ, मैं 365 की जगह 370 दिन में, 375 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती हूँ, तो सोचिए कैसा काम चलेगा। तो इसलिए हमको उस प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप ही चलना चाहिए, और उसकी व्यवस्था यही है कि समय के लिए हम पाबंद रहें, समय के अनुसार चले। चलिए सर, बहुत अच्छा, काफ़ी बहुत अच्छा आपने हमारे साथ इस चर्चा में अपना समय दिया। और अब एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा आप इस तरफ दिखाएंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे आप कितनी सारी किताबों का भंडार है, बहुत बड़ा भंडार यहाँ देख पा रहे हैं। ये किताबें आप ही के द्वारा यहाँ पर लिखी किताबें जो आप इसमें देख रहे हैं रैक में, काफ़ी सारी आपने किताबें लिखी, और एक एक किताब का हम एक बार आप ही से नाम भी सुन लेते हैं। सर वैसे नाम बता दीजिएगा जो आपने लिखी है। और पुस्तकें तो राजनीतिक सिद्धांत, ये 2 वॉल्यूम में है पुस्तक। राजनीतिक सिद्धांत ये 2 वॉल्यूम में है। एक प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था, एक ये हिंदुत्व एवं राष्ट्रवाद, एक प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं, एक राजनीतिक ज्ञान के मूल आधार, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, मानवतावाद एवं मानवाधिकार, ये इस तरह की कुछ पुस्तकें हैं। एक भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा और मानव अधिकार, तो इस तरह की एक पुस्तकें हैं। अधिकांश इनमें से संदर्भ पुस्तकें हैं। और हाँ जी, बस बंद कर दूं।